स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ा था हिंदी के, जिसमें हमने आपको सिखाया था भाषा अर्जन के बारे में और भाषा अधिगम के बारे में। तो आज हमारी हिंदी की दूसरी क्लास है, जिसमें हम जानेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में और भाषा शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। साथ में भी जानेंगे कि एक भाषा शिक्षण में एक अध्यापक की और एक बालक की और परिवेश की, साथ साथ अगर बात करें हम पाठ्य पुस्तक की, तो इन सभी की क्या क्या भूमिका है, इसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये चैप्टर आज अच्छे से पढ़ते हैं तो यकीन मान लीजिए आप 2 से 3 नंबर का जो प्रश्न होगा आपका इसी चैप्टर से आएगा। कभी कभी 4 नंबर का भी आ जाता है। तो ये मान लीजिए कि 3 से 4 नंबर आपको आज की क्लास से ज़रूर मिलेंगे। हिंदी की बात करें हम तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा जो पहला टॉपिक हमारा है, ये क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, जिसमें हमारा पहला सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो भाई स्वाभाविकता का क्या अर्थ होता है कि भाषा एक स्वाभाविक क्रिया है। मतलब बच्चा क्या है, इसको स्वभाव से ही सहज रूप से भाषा को आसानी से सीख सकता है। बच्चा समाज में रहकर भाषा का अर्जन करता है। तो भाई बात करते हैं समाज की और उसके परिवेश की। तो जो बालक होता है अपने परिवेश से, अपने समाज से, अपने आसपास रहने वाले लोगों से क्या करता है, भाषा को अनुकरण करके माध्यम से सीखता है। और बालक सुनकर, पढ़कर अर्थ को ग्रहण करता है और अभ्यास के द्वारा भाषा को अर्जित करता है। तो ये बात हुई स्वाभाविकता के सिद्धांत की। आगे बात करते हैं हम रुचि का सिद्धांत। भाई रुचि का सिद्धांत आप जानते हैं, जब तक भाषा सीखने में बच्चे की रुचि नहीं होगी तब तक वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। जैसे कि हम जानते हैं बच्चे अपनी मातृभाषा में निपुण होते हैं, लेकिन द्वितीयक भाषा सीखने में उनको कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ उनकी रुचि थोड़ी कम होती है। तो भाषा अध्यापक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक या पाठ्य सामग्री में बच्चों की रुचि को क्या करें, हम जागृत करें और उसके सहायता से बच्चों को पढ़ाने का हम प्रयास करें। तो ये बात हुई किसकी, रुचि के सिद्धांत की। आगे बात करते हैं हम प्रयत्न के सिद्धांत की। तो भाई प्रयत्न का सिद्धांत क्या होता है, भाषा तत्वों की जटिलता को प्रयत्न के बिना नहीं सिखाया जा सकता। तो भाषा के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, है ना। तो इनको सिखाने के लिए कठिनता होती है, कठिनाई होती है। तो अगर हम बच्चा प्रयत्न नहीं करेगा या अध्यापक प्रयत्न नहीं करेगा तो क्या है, बच्चे उसको नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे बात होती निरंतरता की। अगर हम कंटिन्यू चीज़ों को सीखते हैं, प्रयास करते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, तो हम उसको चीज़ों को जरूर सीखते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रयत्न का सिद्धांत। आगे बात करते हैं जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। जैसे कि हम जानते हैं हमारा एनसीईआरटी भी कहता है कि बालकों को हमें एक ऐसा ज्ञान देना है कि बच्चा उस ज्ञान को अपने बाह्य जीवन से जोड़ सके, क्योंकि अगर वो बाह्य जीवन से जोड़ेगा, अपने बाहरी जीवन से जोड़ेगा, तो ज्ञान उसका क्या होगा, स्थायी होगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। जो विषय या क्रियाएं बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित होती हैं वह उन्हें जल्दी सीख लेता है। भाई बात बिल्कुल सही कही गई है कि बच्चे के अगर जीवन संबंधित होगी तो उसको जल्दी से सीख लेगा। तो अतः अध्यापक को पढ़ाते समय ऐसा उदाहरण और सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए जो उसके दैनिक जीवन से संबंधित हो और उसको सरलता से वो क्या कर ले, आत्मसात कर ले। तो ये बात होती है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत की। आगे है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो भाई क्रियाशीलता से क्या आशय है, यदि शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील रखा जाएगा तो बच्चा क्या है, भाषा को सरलता से और तीव्र गति से सीख लेगा। तो बच्चा जितना एक्टिव होगा उतना ही एक्टिवली जल्दी से वो सरलता से चीज़ों को सीख लेगा। तो ये हमारा क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं, हम कोई भी चीज़ को पढ़ने जाते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि इतने दिन में हमें इतना पढ़ना है और हमें ये करना है। जैसे कि आजकल हम लोग सीटेट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक निश्चित उद्देश्य है कि 72 दिन में हमें सीटेट को अच्छे से कवर करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसको सीखना है। तो ये क्या होता है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत होता है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वह शिक्षा देने से पहले पाठ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं का चयन करे और व्यवस्थित ढंग से उसको सिखाने का प्रयास करें। जैसे कि हमने 72 दिन का शेड्यूल बनाया हुआ है एक व्यवस्थित ढंग से, वहाँ हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है। अगला क्या है, अभ्यास का सिद्धांत। भाई हमने तो आपका पाठ्यक्रम पूरा करा दिया, लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या आपको आ पाएगा। तो यहाँ पर बात होती है अभ्यास की।
अगर हम बात करते हैं भाषा की, तो भाषा की दक्षता की बात करें हम, तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अगर हमें भाषा में दक्ष होना है, अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो भाषा है हमें नहीं आएगी, या कोई भी विषय हमको नहीं आएगा। किसी भी विषय में जब हमें दक्ष होना होता है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हैं, क्योंकि अभ्यास से ही हमारी जो गलतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, कम होती हैं। ये जानते हैं, थॉर्नडाइक ने भी नियम यही दिया हुआ है ना, कि अभ्यास कर करके अपनी गलतियों को हम सुधार सकते हैं। आगे बात करते हैं अनुकरण का सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि भाषा को सीखने के लिए अनुकरण काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड होता है, जिसमें बच्चा क्या है, भाषा को अनुकरण करके, कॉपी करके सीखने का प्रयास करता है। तो ये अवस्था, बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा क्या है, अनुकरण करके भाषा को सीखने का प्रयास करता है। इसके बारे में बात करते हैं, तो अनुकरण से आशय है नकल करके सीखना। बाल्यावस्था में बच्चा अपने आप से या अपने बड़ों से शब्दों को नहीं सीख सकता। उसके बाद क्या करता है, वो बोल बोल कर उनको कॉपी करता है, सीखता है। बाद में वही शब्दों को नकल करता है, दोहराता है, और भाषा की शुरुआत उसकी प्रारंभ हो जाती है, वो अनुकरण करना सीख जाता है। ये क्या होता है, अनुकरण का सिद्धांत होता है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, कक्षा में हर बच्चे की मानसिक क्षमताएं हों, चाहे शारीरिक क्षमताएं हों, सभी की भिन्न भिन्न होती हैं, और उनकी समझने की जो क्षमताएं भी होती हैं वो भी क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। और साथ में बच्चे जो गलतियां करते हैं वो भी भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। तो हमें क्या करना है, सभी की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान देना है, और उसके आधार पे ही हमें शिक्षण देना है। क्योंकि बच्चा ज़्यादा गलती करेगा तो वो क्या है, ज़्यादा पिछड़ जाएगा, तो हमें उसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये बात हुई क्या, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की। आगे बात करते हैं हम बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत की। जैसे कि हम जानते हैं, अपने शिक्षण को सरल एवं सुगम बनाने के लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत अपनाना चाहिए। मतलब क्या है, किसी पाठ को पढ़ाने के लिए हम कई तकनीकी का प्रयोग करें, कई मेथड्स का प्रयोग करें। मान लीजिए हमने एक मेथड का प्रयोग किया, हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो एक मेथड से 10 बच्चे समझ पा रहे हैं, तो हम क्या करें, दूसरे मेथड का प्रयोग करेंगे, जिससे बाकी बच्चे भी समझने का प्रयास करें, है ना। तो ये बात होती है बहुआयामी प्रयास का सिद्धांत की। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी पाठ को पढ़ाते समय संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, समास है, अलंकार है, अनुवाद है आदि नियमों के साथ साथ परिचर्चा यानी डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्कशन नहीं होगा तो बहुआयामी जो चिंतन है बच्चे का विकसित नहीं होगा, और बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो ये बात हुई किसकी, बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत की। आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करेंगे हम शिक्षण के सूत्र की। तो ये टीचिंग रूल से ध्यान दीजिएगा, हमें कैसे पढ़ाना है बच्चों को। तो पहला हमारा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो पहले अध्यापक को वो प्रश्न पढ़ाने हैं बच्चा जिसके बारे में जानकारी रखता है, जिसके बारे में वो जानता है। फिर उसके माध्यम से बच्चे को या अध्यापक को बच्चे के उन प्रश्नों को सिखाने का प्रयास करना है जिसके बारे में वो नहीं जानता है, जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। ये क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। जैसे बात करते हैं हम, पढ़ने से पहले अध्यापक को प्रश्न करके पता कर लेना चाहिए कि बच्चों को उस पाठ के प्रति कितना ज्ञान है। पता करने से अध्यापक को कक्षा का स्तर यानी कि जो उसका लेवल है बच्चे का या कक्षा का पता चल जाता है, और ज्ञान पता होने पर बच्चों को वहाँ तक पढ़ाना है जहाँ तक बच्चे नहीं जानते हैं। तो ये बात हुई किसके, ज्ञात और अज्ञात की। आगे बात करते हैं सरल से कठिन की ओर। तो भाई नाम से ही जाहिर है, सरल से कठिन की ओर। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले हम सरल चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, फिर कठिन चीज़ों को पढ़ाएंगे। जैसे बात करते हैं हम, पहले अध्यापक को सरल रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए, उसके बाद उससे थोड़ा सा ऊपर का स्तर तथा बिल्कुल अंत में मुश्किल रचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। क्योंकि अगर अध्यापक शुरू में ही कठिन रचनाएं दे देगा तो बच्चा क्या है, सीख नहीं पाएगा, और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी, कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी गिर जाएगा। तो ये बात हुई सरल से कठिन की ओर की। आगे अब बात करेंगे हम विशिष्ट से सामान्य की ओर की। तो ये क्या होता है भाई, विशिष्ट क्या होता है। तो अध्यापक को सबसे पहले पाठ का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद सामान्य रूप प्रस्तुत करने चाहिए। क्योंकि विशिष्ट रूप बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं विशिष्ट रूप पर, और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, बच्चों को पहले हमें उदाहरण देने हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से एक नियम की ओर हमें बच्चों को ले जाना है।
तो जो विशिष्ट की बात होती है, जो उदाहरण होते हैं वो क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बच्चों को संज्ञा पढ़ाना है, तो संज्ञा पढ़ाने के लिए हम ये तो करेंगे नहीं कि संज्ञा डाल देंगे बोर्ड पे, पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, संज्ञा ये होती है, वो होती है, परिभाषा होती है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, बच्चों को उदाहरण प्रस्तुत करना है। हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, बच्चों के नाम लिखेंगे, स्थान के नाम लिखेंगे, है ना, कई नाम लिखेंगे बच्चों के बोर्ड पर। फिर बोर्ड पर बताएंगे कि बच्चों देखो ये किसी का नाम है, ये इनका नाम है, इनका नाम है। तो सभी जो नाम वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा होती है। तो बच्चा क्या है, उदाहरण के माध्यम से एक नियम की ओर जाता है। तो नियम क्या है, नियम होते हैं सामान्य होते हैं। तो ये होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और ये उदाहरण से नियम की ओर को फॉलो करता है। आगे बात करते हैं हम मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर कहें स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या हम बात करें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो प्रयास हम ये करेंगे कि जो चीज़ें क्लास में अवेलेबल हैं, बच्चे के सामने प्रस्तुत हैं, या बच्चा जिनको जानता है उनके बारे में हम बच्चों को दिखाएं और सिखाएं। उसके बाद हम उन चीज़ों को दिखाएं जिसके बारे में बच्चे को चिंतन करना है या बच्चे के सामने प्रस्तुत नहीं है। जैसा कि बात करते हैं हम, बच्चा पहले अपने सामने रखी हुई वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके बाद उसको हटाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। बच्चा उन चीज़ों के ऊपर तार्किक रूप से चिंतन नहीं कर सकता, लेकिन क्या है, अगर हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे उस पर चिंतन करने लगता है, और जो वस्तु उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी वो सीखने का प्रयास करता है। तो ये बात होती है मूर्त से अमूर्त की ओर। आगे बात करते हैं हम पूर्ण से अंश की ओर। तो पूर्ण से अंश क्या होता है भाई, अध्यापक को पहले पूरे भाग की जानकारी देनी होती है, उसके बाद क्या करना होता है, छोटे छोटे भागों को बताना होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया एक पौधे का, तो बच्चे को पहले हम पौधे के बारे में बताएंगे, ठीक है, पौधा क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, पौधे की शाखाओं के बारे में बताएंगे, उनके लगे फूल के बारे में बताएंगे, फल के बारे में बताएंगे, उनकी जड़ों के बारे में बताएंगे, और पत्तियों के बारे में बताएंगे, और पत्तियों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को बताएंगे। तो क्या है, हम डीप में जा रहे हैं। तो पहले हमने पूर्ण बताया, फिर उसके बारे में हमने उसको टुकड़े टुकड़ों में बताया। जैसे एग्जांपल लेते हैं हमने, जैसे मान लीजिए हम पढ़ाएं बच्चों को मुग़ल के बारे में, तो पहले क्या करेंगे, हम मुग़लों के बारे में बताएंगे कि मुग़लों ने क्या क्या किया, क्या विशेषताएं थी, क्या हानियाँ थी, उनकी स्थापत्य कला कैसी थी, है ना, उनके बारे में बताएंगे। उसके बारे में हम उनके अंशों में बताएंगे। अंशों के बारे में क्या है कि भाई अकबर ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, है ना। तो ये क्या हो गया, पूर्ण से अंश की ओर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, तो अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। तो भाई ध्यान दीजिएगा, बच्चे किसी भी नए प्रत्यय यानी कि नए कॉन्सेप्ट को लेकर हमेशा भ्रांति में रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों की भ्रांति को ध्यान में रखकर उनको ज्ञान देना चाहिए ताकि वे उसके प्रति निश्चित हो जाएं। तो पहले क्या है, बच्चे को जो भी अनिश्चित थॉट्स हैं उनके माध्यम से हमको उन्हें निश्चितता की ओर लेके जाना है कि वो चीज़ों के लिए वो क्लियर हो जाएं और उनको जान जाएं। अगला क्या है, बाल केंद्रित के अनुसार कि ध्यान देना है। भाई प्रगतिशील शिक्षा इसमें चल रही है, तो हमें बच्चों को पढ़ाना कैसे कि बच्चे की जो रुचियां हैं, अनुभव हैं, है ना, और उनकी जो इच्छाएं हैं उनके अनुसार हमें पढ़ाने का प्रयास करना है और हमें बाल केंद्रित शिक्षा देनी है। इसके बारे में बात करते हैं। अध्यापक को बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों की अनुभूतियाँ, व्यवहार तथा रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देना चाहिए। ये क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार होता है। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, टुकड़ों में तोड़ना। तो विश्लेषण का अर्थ होता है क्या, टुकड़ों में तोड़ना। आगे हम बात करते हैं, और संश्लेषण का अर्थ क्या होता है भाई, जोड़ना होता है। तो इसके बारे में जानते हैं हम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब हम किसी कविता का अनुवाद करते हैं तो एक एक शब्द को हम तोड़ तोड़ कर लिखते हैं, समझाते हैं। तो ये क्या होता है, विश्लेषण होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उन कविता की लाइनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा हम एक निष्कर्ष पे जाते हैं, वो क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो ये क्या होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर
जाना। जैसे कि हमने बात की थी मुग़लों के बारे में, तो हमने क्या कहा था कि पहले बच्चों का पढ़ाएंगे बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, फिर लास्ट में हम बताएंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि मुग़लों के आने से हमारे देश में क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो ये क्या हुआ, ये विश्लेषण से ये संश्लेषण की ओर हुआ। आगे बात करते हैं मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। ध्यान दीजिएगा, पहले अध्यापक को मनोविज्ञान तरीके से बच्चे को तैयार करना है कि बच्चा पढ़ाई में मन लगा रहा है कि मन नहीं लगा रहा है। अगर मन नहीं लगा है तो हम मन लगाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम बच्चों को एक तार्किक रूप से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या होता है, मनोविज्ञान से तार्किक की ओर बात करते हैं। पहले अध्यापक को मनोविज्ञान तरीके से बच्चों को तैयार करना चाहिए। उसके बाद क्या है, पढ़ाई करानी चाहिए। अगर वह मनोवैज्ञानिक आधार बनाकर पढ़ाएगा तो वह रुचि के साथ पढ़ेगा और अपना तर्क भी प्रस्तुत करेगा। ये बात होती है मनोविज्ञान से तार्किक की ओर की। आगे बढ़ते हैं हम, तो अगला है प्रमुख भाषा शिक्षण सिद्धांत। जैसे कि आपको याद था, पिछली कक्षा में हमने बात की थी जीन पियाजे के बारे में, वाइगोस्की के बारे में, और साथ साथ हमने बात की थी नाम चॉम्स्की के बारे में। तो उसके बारे में हमने अभ्यास नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। तो पहला ऑप्शन है अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, चौथा है जन्मजात होती है। जैसे कि हम जानते हैं नॉम चॉम्स्की ने कहा था, तो बच्चे की जो भाषा क्षमता होती है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। ये किसने कहा था, नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे के अंदर भाषा क्षमता, जो भाषा सीखने की क्षमता पहले से ही होती है, जन्मजात होती है, उसके माध्यम से भाषा को सीखता है। तो यहाँ पे पहले 118वें का पहला या चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम, भाषा और विचार। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं भाषा और विचार की, तो बात होती है यहाँ पर दो मनोवैज्ञानिकों ने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है, एक तो वाइगोस्की और एक दूसरे पियाजे। चॉम्स्की ने बात कही है। देखिए वाइगोस्की ने कहा था कि भाषा और विचार जो होते हैं, इनके जो संबंधों की चर्चा जो है अग्रणी होती है। यहाँ पे बात तो ये देखा जाए पहला विकल्प तो सही होगा, लेकिन भाई पियाजे ने क्या कहा है, तो पियाजे ने कहा था कि बालकों का जब भाषा विकास होता है तो पहले बच्चे के विचारों का विकास होता है, उसके बाद क्या होता है, भाषा का विकास होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, पियाजे के अनुसार पहले विचार का विकास होगा फिर भाषा का। लेकिन बात करेंगे वाइगोस्की की, तो इन्होंने भाषा विचार दोनों को ही क्या कहा है, अग्रणी माना है। तो यहाँ पे हमारा पहला विकल्प सही होगा, वाइगोस्की सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये किसका विचार था, तो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। बात हुई समाज की, तो आप जानते हैं जहाँ भी समाज के बारे में बात होती है किसकी, वाइगोस्की की। नोट कर लीजिएगा, अगर समाज आता है, परिवेश आता है, अंतःक्रिया आता है, तो यहाँ पे विकल्प क्या होगा, वाइगोस्की होगा। आगे बढ़ते हैं हम, तो अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, सही है। किसने कहा था, नॉम चॉम्स्की ने कहा था। चॉम्स्की जी ने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। बाकी विकल्प गलत हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे हम बात करते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत और उसके उद्देश्य। भाई एक उद्देश्य बिल्कुल परीक्षा में आएगा आपको, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एक उद्देश्य आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। तो पहला है हमारा, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ध्यान दीजिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला है, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। भाई ये नहीं होगा क्योंकि बच्चे की सिर्फ हम लेखन क्षमता को पहचान रहे हैं, पर्टिकुलर सिर्फ लिखित की बात हो रही है। हमने बताया था आपको कि हमें जाना है समग्रता की ओर, जहाँ पे व्यापकता होगी, जहाँ पे एक पक्ष के साथ साथ कई पक्षों का ध्यान दिया होगा, तो वहाँ पे वो विकल्प क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे सिर्फ लेखन की बात हो रही, तो ये विकल्प क्या होगा, गलत होगा। अगला क्या है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। भाई ये सही है कि बच्चा क्या है, अपनी सहजता से, सरलता से भाषा को सीख रहा है, उसके अंदर कैपेसिटी है सीखने की, तो ये विकल्प सही हो सकता है। अगला गलत क्यों होगा, ध्यान देते हैं।
अगला है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। तो भाई यहाँ पे सिर्फ पहले वाले में सिर्फ लेखन की बात हो रही थी और तीसरे वाले में सिर्फ हम मौखिक की बात करें तो ये भी गलत हो गया। चौथे में क्या है, चौथे में भी सिर्फ पठन की बात हो रही है तो ये भी गलत हो गया। हमें सभी चीज़ों का विकास करना है तो यहाँ पे दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को हमें पहचानना है कि बच्चा सहजता से भाषा को समझ भी सके और दूसरे को बता भी सके। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। अभिभावकों का साक्षर होना। जरूरी नहीं है कि माता पिता पढ़े हो तभी बच्चा पढ़ पाएगा, तो ये विकल्प गलत हो गया। अगला क्या है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तो जरूरी नहीं है कि भाषा शिक्षक का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो, वो हिंदी में या इंग्लिश में बहुत बढ़िया हो तभी आपको पढ़ा पाएगा, ऐसा भी नहीं है। अगला है भाषा का समृद्ध परिवेश, ये सही है। लास्ट वाला क्या है संचार माध्यमों का प्रयोग, ये भी गलत है। तो भाई भाषा का समृद्ध परिवेश क्या होता है, जहाँ पर बच्चे को चारों कौशलों को अच्छे से प्रकट करने का अवसर मिलता है, वहाँ पे क्या है समृद्ध परिवेश होता है। चाहे बोलना हो, सुनना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, अगर बच्चों को चारों चीज़ें या चारों कौशलों को बोलने का प्रकट करने का अवसर मिलता है तभी वो अच्छे से सीख सकता है। यही क्या होता है एक समृद्ध परिवेश होता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ध्यान दीजिएगा, चार विकल्प को देखिएगा। पहला क्या है मानक वर्तनी। तो हमें वर्तनी पे ध्यान नहीं देना है, पहला विकल्प तो यही गलत है। शुद्ध उच्चारण पे ध्यान नहीं देना है। अगर बच्चा बोल पा रहा है, अपनी बातों को प्रकट कर पा रहा है तो हमारे लिए यही बहुत है ना। शुद्ध उच्चारण करे जरूरी नहीं है। अगला क्या है बातचीत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा कन्वर्सेशन करेगा, आपस में बात करेगा तो बातचीत के माध्यम से अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को प्रकट कर पाएगा और दूसरों की चीज़ों को समझ पाएगा। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। और सुंदर लिखना जरूरी नहीं है भाई, है ना, लिखना आना चाहिए, सुंदर हो या ना हो। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या होता है भाई। बात हो रही भाषा सीखने सिखाने के अर्थ की। तो पहला क्या है वर्णमाला सीखना। तो जरूरी नहीं है कि वर्णमाला अच्छे से हमको आती हो, ए से जेड तक आता हो, आ से ज्ञा तक आता हो, बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ हो पूरा, ऐसा जरूरी नहीं है। बात हो रही अर्थ की। अगला क्या है भाषा का प्रभावी प्रयोग, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम भाषा का प्रभावी प्रयोग करेंगे तभी हम भाषा को अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि वर्णमाला अच्छे से हमें आती हो, साहित्य की रचना हमको आती हो, अलंकारिक भाषा आती हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड विकल्प बिल्कुल सही होगा। जितना हम भाषा का प्रयोग करेंगे उतना ही भाषा को अच्छे से सीख पाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, पहले हमने बताया था कि भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान जरूरी नहीं है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, तो पाठ्य पुस्तकें रंगीन हो, कलरफुल हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। वैसे देखा जाए ज़रूरी भी होती हैं लेकिन यहाँ पे इतने ज़रूरी नहीं है। अगला है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला है कक्षा में लिखित आकलन, ये नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं हम कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंट समृद्ध परिवेश क्या होता है कि क्लास में हर जगह क्या हो, चार्ट लगे हों, मॉडल्स लगे हों, कलरफुल होना हो ना हो लेकिन प्रिंट समृद्ध हो। जैसे कि आ से, इसका से क्या है, जैसे कि बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं आ से अनार, तो अगर वहाँ पे अनार बना होगा और साथ में छोटा बच्चा आ सीख रहा होगा तो क्या है चीज़ों को देखेगा और सीखेगा। अगर ए से एप्पल बना सीख रहा है वो, तो अगर एप्पल वहाँ बना होगा तो चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा। ये होता है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो यहाँ पे सी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा एग्ज़ाम में, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। तो ये आदेश निर्देश नहीं होते हैं। अगला है दूसरों की बातों को समझ पाना, चलो सही है। अगला क्या है अपने मन की बात को कहना, बिल्कुल सही है। चौथा क्या है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना। हमने आपको बताया था प्रत्येक स्थिति में, चाहे वो बातों को समझना हो चाहे अपने मन की बातों को कहना हो। तो इस विकल्प में क्या है बी और सी दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा क्योंकि भाषा का हम अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं और भाषा को हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो दूसरों की बातों को समझना हो चाहे अपनी मन की बात को कहना हो, भाषा के प्रयोग में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम।
तो अगला है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात हो रही समाज की, तो हमने बताया था कि अगर समाज होगा तो वहाँ पे वाइगोत्स्की सही होगा, बिना सोचे आप लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? तो पहला क्या है, भाषा प्रयोग की विविध अवसर। तो हमने आपको बताया था जितना बच्चा भाषा प्रयोग करेगा उसको भाषा प्रयोग करने के अवसर मिलेंगे, बच्चा भाषा को उतनी अच्छे से सीख सकेगा। तो पहला ही विकल्प सही हो गया। बाकी हम क्या देखें, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्या है, अगला प्रश्न तो देखते हैं भाई। हाँ, तो प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बात हो रही भाषा शिक्षण की। तो पहला है, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर लेते हैं। तो ये विकल्प सही हो सकता है। आगे देखते हैं, बच्चों के भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। हमने आपको बताया था कि बच्चे की जो संकल्पना होती है और उसका भाषा का परिवेश होता है, विद्यालय के भाषा का परिवेश होता है, वो विरोधाभासी नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो बच्चे की घर की भाषा है और उसकी विद्यालय की भाषा है, दोनों अगर समान होंगी तो बच्चा अच्छे से सीख सकेगा। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ बात हो रही विरोधाभास की। अगला है, बच्चे की भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित कर सकते हैं। अब हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलत क्या है। पहली बात तो हुई जटिलता की और समृद्ध संरचनाओं की। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा किसी भाषा की जटिलता को समझे, समृद्ध संरचनाओं को समझे। और उसके बाद बात कही गई है कि ये सिर्फ विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि ही क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, किसी एक ही चीज़ को ये फोर्स करता है, उस पर बल देता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ यही बात हो रही कि ये सब चीज़ें बच्चा सिर्फ विद्यालय में ही सीख सकता है। तो ऐसा नहीं है, वो विद्यालय के साथ साथ घर में भी और परिवेश में भी सीख सकता है। तो सी विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात करते हैं लास्ट विकल्प की। अगला है, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणी और अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं है भाई। अगर आप लगातार टिप्पणियाँ कर रहे हैं और फालतू के अभ्यास करवा रहे हैं तो बच्चे के अंदर रुचि नहीं उत्पन्न होगी, बच्चा परेशान हो जाएगा। तो ये भी विकल्प क्या हुआ, गलत हो गया। तो यहाँ पे पहला ही विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है, प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि शब्दों को जोड़ कर पढ़ सके, ऐसा जरूरी नहीं है। अगला है, लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, ये सही हो सकता है। अगला है, लिखी छपी सामग्री को बोल कर पढ़ सके, जरूरी नहीं कि बोल कर ही पढ़ सके वो। अगला है, अक्षरों का जोड़ कर, ये भी नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे सबसे सही क्या होगा कि जो पिंड संबद्ध परिवेश है या फिर जो लिखी हुई सामग्री है उसको वो अर्थ समझ सके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मान लो बच्चों को हमने एक पुस्तक दी है, एक पाठ दिया है, तो अगर वो पढ़ के उसको अर्थ प्रकट कर पा रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहा है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषा परिवेश का अर्थ होता है कि चारों कौशलों को अच्छे से वो प्रकट करे। तो यहाँ पे पहला दिया गया है, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक हमें अवसर देना है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे अवसर की बात होगी वो विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लेकिन लास्ट लाइन देखिए कि लास्ट में क्या दिया गया है, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर देना। तो हम मुख्य धारा की बात नहीं होगी, बात होगी बच्चे के कौशलों की। तो पहला ही विकल्प हमारा सही होगा, लास्ट वाला गलत होगा। अगला है, किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों के अर्थ जानना जरूरी नहीं है भाई, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। तो जरूरी नहीं है कि बच्चे की भाषा को हम वाक्य संरचना जाने। अगला क्या है, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। हमने बताया था आपको कि जितना हम भाषा का प्रयोग करेंगे उतना हम भाषा को सीखेंगे। व्याकरण पर ज़्यादा हमने बल दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे ये भी विकल्प गलत हो गया, सी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक का भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, जरूरी नहीं है। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, ये भी गलत है। हमने कहा था उच्चारण पर विशेष ध्यान नहीं देना है हमें। अगला है, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को कठोर
बहुत कठोरता से ले, तो ऐसा भी नहीं है कि कठोरता से लेना है हमें। अगला क्या है, स्वयं भाषा की भाषा प्रभावी हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। अगर हिंदी भाषी अध्यापक खुद ही हिंदी नहीं बोल पा रहा है, हिंदी उसकी प्रभावी नहीं है, तो बच्चा कहाँ सीख पाएगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि उसकी भाषा अध्यापक की प्रभावी हो। यहाँ पर डी विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है, प्राथमिक स्तर पे बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है। तो पहला है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार करना। तो जरूरी नहीं है कि हम भाषिक संरचनाओं पर अधिकार करें, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार करना, ये सही हो सकता है क्योंकि हमने बताया था बच्चा भाषा को प्रयोग करके सीखता है। अगला है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार होना, गलत है यहाँ पे। भाषा नियमों का अधिकार, ये भी गलत है। यहाँ पे दूसरा सही होगा कि बच्चा क्या है, बच्चे भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक कर रहा है और भाषा को वो सीख रहा है। ये क्या होता है, भाषाई क्षमता होती है। आगे बात करते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पे भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। तो पहला है बच्चों के साथ कविता गाना, ये गलत है। बच्चों की कहानी सुनना, गलत है। अगला है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ये भी गलत है। अगला है भाषा का प्रयोग करना और विविध अवसर देना, डी वाला विकल्प क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं हम। प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग, भाई मानक भाषा का प्रयोग बच्चों को नहीं सिखाएंगे, बात हुई प्राथमिक स्तर की। तो यहाँ पे हम मातृभाषा के प्रयोग के बारे में सिखाएंगे कि बच्चा मातृभाषा की सहायता से अपनी संकल्पनाओं को जाने और सीखे। तो पहला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएँ। तो अगर अंक की बात हो रही है तो वहाँ पर हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम बच्चों को समझ सिखा रहे हैं, समझ उसकी विकसित कर रहे हैं, हमें अंकों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगला है बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चा क्या है, सभी परिस्थितियों में भाषा का अच्छे से प्रयोग कर पा रहा है। तो वो क्या है कि उसकी भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया। यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। चौथा वाला व्याकरण पर ध्यान दे रहे तो ये होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। प्राथमिक स्तर पे बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। भाई मुहावरे और लोकोक्ति पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम कहानी कविताओं पे ध्यान नहीं देंगे, हम तेज प्रवाह तो बहुत गलत हो गया यहाँ पे। अगला क्या है, अंतिम, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता। भाई बच्चा क्या है, अपनी बातों को अच्छे से दूसरे के सामने प्रकट कर पा रहा है, अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहा है, तो हमारे लिए यही काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। डी विकल्प सही होगा। आगे बात करते हैं हम। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाई ध्यान दीजिएगा, बात हो रही नहीं है। तो पहला क्या है, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। ये सही है कि बच्चा क्या है, संदर्भ के साथ अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ सही हो गई। अगला है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ये भी सही है कि बच्चे क्या है, अगर शब्दों को नहीं लिख पा रहे हैं, कक्षा 1 का बच्चा है, वो शब्दों को नहीं जानता है, तो क्या करेगा, वो चित्रों के माध्यम से अपनी बात को रखेगा और प्रकट करेगा। तो यहाँ पे भी सही है। अगला क्या है, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उन्हें विस्तार देना। ये भी सही है कि बच्चा क्या है, अपनी घर की भाषा के माध्यम से स्कूल की भाषा को सीख रहा है, उसमें विस्तार कर रहा है, तो ये भी सही है। अगला क्या है, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। तो ये गलत हो जाएगा कि हम सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों नहीं दोहराएंगे। तो क्वेश्चन पूछा था नहीं है, तो यहाँ पे डी वाली विकल्प होगा क्योंकि यही नहीं है, बाकी तीनों हमारे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। बात होती है भाषा शिक्षण की। तो पहला क्या है, कविता और कहानी पर ध्यान दे रहे हैं। भाई केवल लिखा हुआ है, तुमने बताया था केवल क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। अगला है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ये विकल्प सही हो सकता है क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि बच्चा अपनी बातों को, अपने समझ को अच्छे से प्रकट करे, है ना। यहाँ पर बात हो रही है रचनात्मकता की, नवीनता की। बच्चे के विचारों में क्या है, मौलिकता है, तो यहाँ पे ये विकल्प सही हो सकता है। बाकी देख लेते हैं। तीसरा है बच्चों की चित्रांकन क्षमता को विकसित करना। ये भी गलत है। और केवल बात हो रही केवल बोल कर, तो केवल तो विकल्प गलत ही होगा आपका, तो यहाँ पे बी ही विकल्प सही होगा। ध्यान दीजिएगा, केवल निगेटिव वर्ड होता है, अगर किसी विकल्प में मिलता है तो विकल्प क्या होता है, गलत होता है। हमने आपको हिंदी के शिक्षा शास्त्र का एक ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, अब उसको आप अच्छे से देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन से पॉजिटिव वर्ड होते हैं और कौन से निगेटिव वर्ड होते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो हमने बताया था क्या होगा, भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना, डी विकल्प सही होगा। अगला है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है? तो पहला है शिक्षण की विविध विधियों का संपूर्ण ज्ञान। तो संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी नहीं है। सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, तो सुंदर पुस्तकें ना हो, रंगीन पुस्तकें ना हो, जरूरी नहीं है ये। अगला है उच्च स्तरीय लेखन, ये भी गलत हो गया। तो अंतिम क्या है, बाल साहित्य का अधिक से अधिक प्रयोग करना, कि बाल साहित्य एक ऐसा साहित्य है जिसमें बच्चे क्या होते हैं, रुचि लेते हैं। तो अगर बच्चों को हम बाल साहित्य पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या उसमें रुचि लेगा। तो यहाँ पर डी विकल्प क्या है, सही होगा। अब हम बात करेंगे भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। अगर एक हम भाषा शिक्षक हैं तो वहाँ हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है क्या? पहला है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना। तो कंठस्थ कराना तो गलत हो गया यहाँ पे। अगला है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग कराना। हमने बताया था मानक भाषा का हमें प्रयोग नहीं करना है। अगला है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों का भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चा भाषा को कक्षा में और कक्षा के बाहर प्रयोग करे, तभी बच्चा भाषा को अच्छे से सीखेगा। और निरंतर परीक्षाएँ लेना भी गलत हो गया, तो चौथा विकल्प भी गलत होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका ये होगी, पहला क्या है, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का सही तरह से निर्वहन करें, ये जरूरी नहीं है भाई। अगला क्या है, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर दें हम। तो आप जानते हैं बच्चों को जितना हम अवसर देंगे सीखने के, बच्चा उतना ही सीखेगा। तो दूसरा विकल्प सही हो सकता है। तीसरा है बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार के जरूरी नहीं है। अगला है सर्वाधिक अंक की बात हो रही तो हमें अंक पे ध्यान ही नहीं देना है, निगेटिव वर्ड आता है यहाँ पे, दूसरा विकल्प ही हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की भूमिका की। भाई काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है पाठ्य पुस्तक की, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने, तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर में बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? हमने बताया था सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बाल साहित्य। क्योंकि बाल साहित्य एक ऐसा साहित्य है, एक ऐसी पाठ्य पुस्तक है जिसमें बालक क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? तो भाई ध्यान दीजिएगा, बच्चा है प्राथमिक स्तर का, तो यहाँ पे हम किस चीज़ का ध्यान देंगे? पहला है प्रसिद्ध लेखक। तो भाई बच्चा प्राथमिक स्तर पे वो प्रसिद्ध लेखकों के बारे में क्या जानेगा, उनकी रचनाओं के बारे में क्या जानेगा, है ना। तो अगला क्या है, भाषा की विभिन्न रंगतें। तो हमें प्रयोग करना है भाषा के विभिन्न छटाओं का, भाषा के विभिन्न रंगतों का। बात करनी है हमें विविधता की, है ना। जहाँ पे विविधता की बात होगी, विभिन्नता की बात होगी, वो विकल्प क्या होगा, सही होगा। ये हमने पार्टी वार्ड में आपको बताया था। बाकी हमें विविध गद्य साहित्य नहीं पढ़ाने हैं, बच्चा भी छोटा है, वो गद्य साहित्य के बारे में, पद साहित्य के बारे में क्या जानेगा वो, है ना। तो यहाँ पे सी विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? तो हमने बताया था कि प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएँ नहीं पढ़ानी हमें, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं हो सकता है, देख सकते हैं, आगे देखते हैं। बहुतायत में दिए गए अभ्यास में कराने ही नहीं है। अगला है हिंदी भाषा को विविध रूप देने की रचनाएं। तो हमने बताया था कि जहां बात होगी विभिन्नता की, विविधता की, वो विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, रचनात्मकता, है ना। सृजनात्मकता यानी कि मौलिक विचार, मौलिकता। तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, बाकी गलत है। सुलेख जरूरी नहीं है, वचनी जरूरी नहीं है, सुनकर लिखना या श्रुतिलेख भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे सी विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? आकर्षक चित्र। जरूरी नहीं है कि चित्र आकर्षक हो, हाँ ये इम्पॉर्टेंट सही है कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन जरूरी है। हमने आपको बताया था अभी हमने आपको एक नियम पढ़ाया था, है ना, कि जो भी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत हमने पढ़ाया था, है ना, कि निश्चित उद्देश्य के साथ चीज़ें होनी चाहिए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, पाठों का उसी के अनुसार हमें चयन होना चाहिए। तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा, बाकी गलत होंगे।
आगे बढ़ते हैं हम। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात कैसा होता है? ना ही वो आंशिक होता है, ना ही नहीं होता है, ना ही पूर्ण होता है। वो क्या होता है ना। मातृभाषा में क्या होता है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का क्या होता है? व्याघात होता है। आगे बात करते हैं हम। अगला है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो जानते हैं कि पहली क्लास में, दूसरी क्लास में बच्चों को भाषा के बारे में सिखाया जाता है, साथ में कला के बारे में सिखाया जाता है। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है और क्या नहीं, जानने का प्रयास करते हैं हम। तो पहला क्या है? चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना। ये सही है, क्योंकि बच्चा क्या है, अभी शब्दों को सीख रहा है, अक्षरों को सीख रहा है, तो क्या अपनी अभिव्यक्तियों को चित्रों के माध्यम से वो कर सकता है। अगला है, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। सही है भाई, कक्षा 1-2 के बच्चे छोटे होते हैं, वो आनंद भी ले सकते हैं, है ना। अगला क्या है? बच्चों में लेखन की परिपक्वता। तो भैया लेखन की परिपक्वता की बात कहाँ से आ गई है? तो ऐसा नहीं है कि बच्चा कक्षा 1 और 2 में है तो वो लेखन में परिपक्व हो, तो यहाँ पे यही विकल्प गलत हो गया। बच्चों की रचनात्मकता का विकास तुम्हें करना ही है, तो यहाँ पे सी विकल्प क्या होगा? गलत होगा। यही नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्राथमिक स्तर पे बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे घर की भाषा से बहुत सरल होती है। ऐसा नहीं है। बच्चों ने अभी पूर्णता नहीं सीखी, ऐसा भी नहीं है। बच्चों की भाषा ही पूंजी होती है। ये बिल्कुल सही कहा गया यहाँ पे कि बच्चा क्या होता है, सुनना और बोलना जानता है, ये अपने वो मातृभाषा या अपने परिवेश से सीख कर आता है। तो बच्चे की भाषा ही पूंजी क्या होती है? वो पूंजी से लैस होता है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा, मानक स्वरूप हमें नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भाई देखिए, सही की बात हो रही है। तो दिया गया है पहला विकल्प, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। यही सही हो गया। हमने बताया था आपको कि बच्चों को सुनना और बोलना आता है, इसके साथ ही वो क्या होते हैं, विद्यालय में प्रवेश करते हैं। हमें सिर्फ पढ़ना और लिखना सिखाना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो पहला क्या है? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं को शामिल करना गलत है। हिंदी की वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होना। हमने बताया था कि जिसमें वैविधता की बात होगी वो विकल्प क्या होगा? सही होगा। तो यहाँ पे बी विकल्प सही है। आगे बात करते हैं हम। प्राथमिक स्तर पे बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो पहला क्या है? छोटी रचनाएं और रोचक विषय वस्तु और रंगीन चित्र, सरल जानकारी। तो छोटी रचनाएं हो जरूरी नहीं है, और रंगीन चित्र जरूरी नहीं है, सरल जानकारी जरूरी नहीं है। बस ये क्या होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, तो बच्चा क्या है, पढ़ नहीं पाएगा, चीज़ों को सीखने का प्रयास नहीं करेगा। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो पहला है, तत्सम प्रधान होनी चाहिए। तो भाई तत्सम तद्भव हो जरूरी नहीं है। अगला है, अधिकाधिक कठिन शब्दों की बात हुई, तो ये भी गलत हो गया, मतलब चौथा वाला ही सही होगा। देख लेते हैं क्या है। बच्चों की घर व समुदाय की भाषा मिलती जुलती होनी चाहिए। हमने बताया था कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा एक समान होनी चाहिए। अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? भाषा का व्याकरण सिखाना गलत है। हमें व्याकरण नहीं सिखाना है, साहित्य नहीं सिखाना है, और वैज्ञानिक तथ्यों को स्पष्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है? भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना है। तो ये बात हुई आज के लेक्चर की। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, हम क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं आपके लिए। ये मान लीजिए कि अगर आपने आज का लेक्चर पूरा लिया हुआ है तो आपका 3 से 4 नंबर ये पक्का है। आप 15 में 3 से 4 नंबर ज़रूर पाएंगे, ये आज ही के टॉपिक से। तो काफ़ी अच्छा लगा आप यहाँ तक आपने वीडियो देखा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स नहीं लिए हुए हैं तो आप नोट ले सकते हैं। हमारे पास सीटेट के, यूपीटेट के, सुपरटेट के सारे नोट्स हैं और बेहतर तरीके से लिखे गए हैं, और सभी नोट्स क्या है, हस्तलिखित लिखे गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। पिछली बार 127 हाईएस्ट गया था इन्हीं नोट्स को पढ़ के, तो आप भी ला सकते हैं। एक बार नोट्स जरूर लें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।